चलिए, तो ऊष्मागतिकी जो हमने चालू किया था उसमें आगे की क्लास में हम लोग करते हैं। मैंने आप लोगों को निकाय के बारे में बताया, परिवेश के बारे में बताया और साथ ही साथ में मैंने आप लोगों को आंतरिक ऊर्जा के बारे में बताया था। तो आज हम करते हैं ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम। ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के बारे में हम लोग आज अध्ययन करते हैं। तो ये ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम क्या होता है? जो ऊर्जा संरक्षण का नियम होता है, इसी ऊर्जा संरक्षण के नियम को ही ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम माना जाता है। तो ये ऊर्जा संरक्षण का नियम आपको पता है सभी को कि ब्रह्मांड में जब एक प्रकार की ऊर्जा विलुप्त होती है, ब्रह्मांड में जब एक प्रकार की ऊर्जा विलुप्त होती है तो उतनी ही मात्रा में दूसरे प्रकार की ऊर्जा स्वतः उत्पन्न हो जाती है। एक प्रकार की ऊर्जा का विलोप होता है तो उतनी ही मात्रा में दूसरे प्रकार की जो ऊर्जा होती है वो स्वतः प्रकट हो जाती है, उत्पन्न हो जाती है। यहाँ पे उत्पन्न होना मतलब सीधी सी बात है, या प्रकट होने की बात है, यहाँ पे प्रकट हो जाती है। अर्थात कहने मतलब ये हुआ, जिसको हमने छोटे क्लासों में इसमें पढ़े थे कि ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है न तो नष्ट किया जा सकता है। इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में हम क्या कर सकते हैं? परिवर्तित कर सकते हैं। अर्थात कहने मतलब ये हुआ कि संपूर्ण ब्रह्मांड जो होता है या एक जो पृथक्कृत निकाय होता है, उस पृथक्कृत निकाय का, जिसको हम लोग विलगित निकाय बोले थे लास्ट टाइम में, विलगित निकाय जो होता है या पृथक्कृत निकाय होता है, आइसोलेटेड जो सिस्टम होता है, उसकी संपूर्ण ऊर्जा सदैव नियत रहती है। ब्रह्मांड की संपूर्ण ऊर्जा या एक विलगित निकाय की, पृथक्कृत निकाय की संपूर्ण ऊर्जा जो होता है वो सदैव नियत होता है। ये कहलाता है ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम या ऊर्जा संरक्षण का नियम। ब्रह्मांड में जब एक प्रकार की ऊर्जा का विलोपन होता है तो उतनी ही मात्रा में दूसरे प्रकार की ऊर्जा स्वतः क्या हो जाती है? प्रकट हो जाती है। अर्थात ब्रह्मांड में जितनी ऊर्जा पहले थी आज भी उतनी ऊर्जा है और बाद में भी उतनी ही मात्रा में ऊर्जा रहेगी। लेकिन यहाँ पे ऊर्जा जो है लगातार अपने रूप में क्या करते रहता है? परिवर्तन करते रहता है। आज भी ब्रह्मांड में उतनी ऊर्जा है, लेकिन आज ऊर्जा का संकट है। ऊर्जा का संकट होने का कारण यह है कि ऊर्जा जो ब्रह्मांड में विद्यमान है वो एक ऐसे रूप में परिवर्तित हो गया है जो हमारे लिए यूजलेस है, अनुपयोगी हो गया है। तो वो ऊर्जा हमारे किसी काम का नहीं रह गया है। इसलिए ऊर्जा होने के बावजूद भी आज ब्रह्मांड में ऊर्जा की सबसे बड़ी संकट है। तो ये हुआ ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम। अब इसका गणितीय अगर हम लोग व्यंजक करें, गणितीय व्याख्या कर देते हैं इसका। चलिए देखिए, तो क्या होता है जब हम किसी निकाय को ऊष्मा देते हैं या ऊर्जा देते हैं तो निकाय को ऊष्मा देने पर निकाय जो होता है प्राप्त होने वाली ऊष्मा का दो प्रकार से उपयोग करती है। एक निकाय को जब हम ऊष्मा देंगे तो प्राप्त होने वाली ऊष्मा का निकाय दो प्रकार से उपयोग करती है। पहला, ऊष्मा के एक भाग का उपयोग वो अपनी आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि करने में लगाती है। जो हम ऊष्मा देंगे उस ऊष्मा के एक भाग का उपयोग अपने आंतरिक ऊर्जा को बढ़ाने के लिए निकाय जो है वो
कार्य करेगी, और दूसरा जो शेष ऊष्मा होता है उसका उपयोग वो बाह्य कार्य करने में लगाती है। यानी एक निकाय को जब हम ऊष्मा देते हैं तो वो निकाय पहले सबसे पहले ऊष्मा को अवशोषित करती है, ग्रहण करती है, और अवशोषित करके अपनी खुद की आंतरिक ऊर्जा होता है उस आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि करती है। और जब उसकी आंतरिक ऊर्जा पूरी वृद्धि हो जाती है, अब उसके ज्यादा उसमें ऊष्मा अवशोषण की मात्रा नहीं रह पाती है, तो प्राप्त होने वाले जितने भी ऊष्मा होता है उन सभी ऊष्मा को क्या करती है, वो बाह्य कार्य करने में लगा देती है। तो मान के चलिए एक निकाय को मैं ऊष्मा दे रहा हूं, डेल की ऊष्मा देता हूं उसको, या तो क्यू ऊष्मा देते हैं, ऐसे कर लेते हैं, क्यू ऊष्मा देते हैं, डेल क्यों लेना, अल्प मात्रा में क्यों लेना, क्यू ऊष्मा दिए तो उससे वो आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि हो जाता है डेल ई, और उसके द्वारा किया गया कार्य को ले लेते हैं डब्ल्यू। तो इसका मतलब ये हुआ कि क्यू जो होगा, दी गई ऊष्मा क्यू जो है वो दो अलग अलग रूपों में उसका खर्च हुआ, तो इन दोनों को अगर मैं जोड़ देता हूं, डेल ई प्लस डब्ल्यू को जोड़ देता हूं, तो ये दोनों का जो योगफल होगा वो दी गई ऊष्मा के बराबर होगा, क्योंकि जो ऊष्मा दिया उसको दो रूपों में कार्य हुआ, इसका दो प्रकार से उपयोग किया उन्होंने। तो यहां से मैं डेल ई का मान निकालूं तो ये प्लस क्यू इधर आके माइनस क्यू हो जाएगा, तो ये हो गया क्यू माइनस डब्ल्यू। तो यही ऊष्मा गतिकी के प्रथम नियम का गणितीय रूप है, गणितीय व्यंजक है। यहां पर कार्य जो है ना, कार्य जो है वो डब्ल्यू का जो मान है कभी कभी धनात्मक में होता है और कभी ऋणात्मक में होता है। जब एक निकाय स्वयं कार्य करती है तो ऐसी स्थिति में उस निकाय के द्वारा किया गया कार्य जो है वो ऋणात्मक में होता है, क्योंकि जब निकाय स्वयं कार्य करेगी तो उसके आंतरिक ऊर्जा में कमी आएगी, तो वो उसकी आंतरिक ऊर्जा में कमी आने के कारण में डब्ल्यू का जो मान होगा वो ऋणात्मक होगा। लेकिन जब हम किसी निकाय पर कार्य करते हैं, निकाय स्वयं कार्य नहीं करती है, निकाय पर कोई दूसरा कार्य करता है, तो ऐसी स्थिति में किया गया कार्य जो है धनात्मक होता है, क्योंकि जब एक निकाय के लिए कोई दूसरा कार्य करेगा तो उस निकाय की आंतरिक ऊर्जा जो होगा, जो ऊर्जा होगी उसमें क्या होगी, वृद्धि होगी। इसलिए किया गया जो कार्य होता है वो डब्ल्यू का जो मान होता है वो धनात्मक में होता है। तो ये हुआ ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम। अब यहां देखते हैं हम चलिए देख लीजिए एंथैल्पी। एंथैल्पी देखते हैं। तो जब कभी भी क्या होता है, ताप और दाब दोनों नियत हो, जिस समय किसी निकाय का ताप और दाब दोनों नियत रहता है, दोनों का मान जो है वो अपरिवर्तित रहता है, तो ऐसी स्थिति में उस निकाय की ऊर्जा की गणना आंतरिक ऊर्जा के द्वारा नहीं कर सकते हैं। तो भाई एक नया नियम निकालना पड़ेगा भाई, आंतरिक ऊर्जा, अभी तक आंतरिक ऊर्जा पढ़े। तो ऐसी स्थिति में एक निकाय का जब ताप और दाब दोनों नियत हो, तो उस स्थिति में निकाय की पदार्थ की ऊर्जा की गणना करने के लिए जिस ऊष्मागतिकी फलन का उपयोग किया जाता है वो उस निकाय की एंथैल्पी कहलाती है। स्थिर ताप एवं दाब पर किसी निकाय की ऊर्जा की गणना करने के लिए जिस ऊष्मागतिकी फलन का उपयोग करते हैं वो ऊष्मागतिकी फलन कहलाता है निकाय की एंथैल्पी। तो ये निकाय की एंथैल्पी को प्रदर्शित किया जाता है H के द्वारा। इसका जो मान होता है वो E प्लस पीवी के बराबर होता है। किसी निकाय की एंथैल्पी H का जो मान होता है वो E प्लस पीवी के बराबर में होता है। यहां पे आपको पता हो चुका है E जो है वो निकाय की आंतरिक ऊर्जा है, P जो है वो दाब है और V जो है वो आयतन है। कहने का मतलब यह हुआ कि स्थिर ताप एवं दाब पर किसी निकाय की एंथैल्पी उसकी आंतरिक ऊर्जा
तथा दाब और आयतन के गुणनफल के योगफल के बराबर होता है। किसी निकाय की एंथैल्पी उस निकाय की आंतरिक ऊर्जा और दाब तथा आयतन के गुणनफल के योगफल के क्या होता है, बराबर होता है। तो चूंकि ये एक अवस्था फलन है, ऊष्मागतिकी फलन है यानी अवस्था फलन हुआ, इसलिए इसके शुद्ध मान की या परम मान की गणना नहीं कर पाते हैं, बल्कि एंथैल्पी में परिवर्तन की गणना करते हैं। क्योंकि शुद्ध मान की गणना नहीं हो पाएगा, जैसे आंतरिक ऊर्जा का शुद्ध मान की गणना नहीं हो पाई थी, उसके परिवर्तन की गणना किए थे, डेल की गणना किए थे E2 माइनस E1 करके। उसी प्रकार से यहाँ पे H की गणना न करके डेल H की गणना की जाती है। तो डेल H की गणना कैसे करेंगे, तो उसके लिए देखिए, मान लेते हैं एक निकाय जो है, इस निकाय की प्रारंभिक अवस्था में निकाय की आंतरिक ऊर्जा जो है, इस आंतरिक ऊर्जा को ले लेता हूं मैं E1, ठीक, दाब को ले लेता हूं इसमें P1, और वैसे तो दाब P नियत है कि इसलिए दाब को P1 P2 नहीं लेंगे तभी भी होगा। दाब को ले लिए P और आयतन को ले लेते हैं उसका V1, और इसी प्रकार से उसकी अंतिम अवस्था में आंतरिक ऊर्जा को ले लेंगे E2 और आयतन को ले लेंगे क्या, V2 ले लेंगे, क्योंकि दाब P तो नियत रहेगा। तो ऐसी स्थिति में प्रारंभिक अवस्था में एंथैल्पी अगर लेता हूं, H1 का मान लेता हूं, तो ये इसके हिसाब से E1 प्लस PV1 हो जाएगा, और अंतिम अवस्था में अगर लेता हूं, H2 का मान निकाल देता हूं, तो ये E2 प्लस PV2 के बराबर हो जाएगा। ठीक है कि नहीं। यहां पर H1 जो है, H1 जो दिख रहा है वो प्रारंभिक अवस्था जो है, उस प्रारंभिक अवस्था की एंथैल्पी है, और H2 जो दिख रहा है वो अंतिम अवस्था की एंथैल्पी है। ठीक है, H1 जो है वो प्रारंभिक अवस्था में निकाय की एंथैल्पी को शो कर रही है, और H2 जो है वो अंतिम अवस्था में निकाय की एंथैल्पी को शो कर रही है। तो इस प्रकार से मैं यहां पे घटा देता हूं दोनों को, H2 माइनस H1 ले लेता हूं, तो H2 माइनस H1 करूंगा तो E2 प्लस PV2 माइनस E1 माइनस PV1, घटाने से चिन्ह बदल जाएगा। E को एक तरफ कर लेते हैं, एक साइड कर लेते हैं, तो E2 माइनस E1 एक साथ कर दिए, और इन दोनों में P कॉमन है, V2 माइनस V1 कर लिए। तो इस प्रकार से यहाँ पे H2 माइनस H1 यानी अंतिम एंथैल्पी माइनस प्रारंभिक एंथैल्पी, मतलब हो गया एंथैल्पी में परिवर्तन डेल H। उसी प्रकार से E2 माइनस E1 होता है आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन डेल E, और V2 माइनस V1 हो जाएगा क्या, डेल V हो जाएगा। तो इस प्रकार से डेल H इक्वल टू हो गया डेल E प्लस क्या हुआ PV। तो यहां पर इन दोनों को अगर हम देखें, अभी जो हमने बताया भी आपको, पिछले क्लास में आंतरिक ऊर्जा बताया था और इस समय मैंने आपको बताया एंथैल्पी। तो इनका अगर हम लोग ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के हिसाब से इनका और आगे हल करना चाहें, तो देखिए अभी मैंने आप लोगों को बताया था ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से, ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से डेल E इक्वल टू बताया था, डेल E इक्वल टू बताया था Q माइनस W। तो यहां पे जो W है वो कहलाता है दाब आयतन कार्य, किंतु दाब आयतन कार्य W का जो मान होता है वो पेडल V के बराबर होता है। तो इस स्थिति में डेल E इक्वल टू हो गया Q माइनस पेडल V। अब इस मान को यहां पे एंथैल्पी के साथ करूं, अतः डेल H का मान निकालूं तो ये होगा डेल E। तो डेल E की जगह में लिखूंगा मैं Q माइनस पेडल V, और ये प्लस पेडल V है।
तो ये पी डेल वी कैंसिल हो गया, तो इस प्रकार से डेल एच इक्वल टू हो गया क्यू। लेकिन ये जो गणना है, इस गणना में मैंने दाब को नियत माना हुआ है, तो दाब को नियत माना इसलिए जानकारी करने के लिए मैं यहाँ पे क्यूपी कर दिया। यहाँ पे क्यूपी जो है वो स्थिर दाब पर या नियत दाब पर निकाय को दी गई ऊष्मा है। तो इस प्रकार से हम यहां से निष्कर्ष कर सकते हैं कि स्थिर दाब पर किसी निकाय को दी गई ऊष्मा उसके एंथैल्पी में परिवर्तन के बराबर होता है। स्थिर दाब पर या फिर नियत दाब पर निकाय को दी गई ऊष्मा का जो मान होता है वो उसके एंथैल्पी में परिवर्तन के बराबर होता है। ये हमको समझ में आया। तो इसके आगे फिर और करेंगे नेक्स्ट क्लास में। जब आगे चलेंगे तो एंथैल्पी की जगह में अब हम लोग एंट्रोपी करेंगे, फिर ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम की जगह में द्वितीय नियम और तृतीय नियम की गणना करेंगे। द्वितीय नियम क्या होता है, तृतीय नियम क्या होता है, उसके हिसाब से हम लोग और आगे इसका अध्ययन करेंगे। थैंक यू।